Hello children, welcome to the next class of accounts of terminologies. हम इसमें करने जा रहे हैं आज की क्लास में जो टर्मिनोलॉजी करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर। पहली इसी में 3 टर्म्स आपको और मिलेंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज एक्सपेंडिचर। देखो व्हाट इज एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का जो मतलब होता है दैट इज स्पेंट ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज और लाइबिलिटी इंकर्ड आल्सो। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट spent on acquiring assets or goods and services। जो अमाउंट आप खर्च करते हो अपनी एसेट्स खरीदने में, अपनी लाइबिलिटीज को इंकर करने में, अपने गुड्स और सर्विसेज को इंकर करने में, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। 3 तरह का एक्सपेंडिचर होता है। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो खर्चा आप कर रहे हो अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज को इंकर करने में या गुड्स एंड सर्विसेज को इंकर करने में, उनको लाने में, उनकी प्रोक्योरमेंट में, उनको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम पहले सेकेंड वाली टर्म की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बड़ा ही सिंपल सा है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है माय डियर चिल्ड्रन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम रोज रोज करते हैं, डेली। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, एक तो हम वो डेली करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे, स्मूथली रनिंग ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। इससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी असर नहीं होता। फाइन। फॉर एग्जांपल जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आप पे करोगे। अगर आप रोज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो आपको उसका बिल भी हर महीने पीरियोडिकली पे करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं पे करोगे तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई बंद कर देंगे आपकी फैक्ट्री में, तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो स्मूथली बिजनेस रन नहीं होगा अगर आप ये खर्चा ना करो। अगर मैं अपने मार्कर्स की इंक ना लाऊं मार्केट से तो आई एम अनएबल टू टीच फिजिकली इन द क्लासरूम, तो मैं स्मूथली नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, सैलरीज हो गई एम्प्लॉइज की, सैलरी नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करोगे तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, रेंट नहीं पे करोगे अपने शोरूम का तो वो आपको जगह से निकाल देंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस डेली, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो आपने रोज ही करना है एक तरह से। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। What is capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना बच्चों, वो होता है जो कभी कभी करें, once a while। ये तो हो गया लेमैन के लिए। कॉमर्स के लिए हम लिखेंगे नॉन रेकरिंग, मतलब जो ज्यादा रिपीट ना करें हम खर्चा, नॉन रिपीटेटिव। एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या हम रोज बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे। 10 साल, 5 साल, 3 साल बाद दोबारा खरीदेंगे। सिमिलरली हमने फर्नीचर खरीदा, क्या हम रोज नया फर्नीचर लाएंगे? नहीं लाएंगे।
तो ये सारे खर्चे जो हैं हम कभी कभी करते हैं और इससे हमारी एसेट्स क्रिएट होती ही होती है, इससे हमारी एसेट्स बढ़ती ही बढ़ती हैं। फर्नीचर ला रहे हो तो इट इज योर एसेट, नई बिल्डिंग खरीद रहे हो इट इज योर एसेट। तो ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी एसेट्स को खरीद सकते हो। कंप्यूटर्स ला रहे हो, फर्नीचर ला रहे हो, मशीनरी ला रहे हो गुड्स बनाने के लिए, ये सारे कौन से खर्चे हैं? कौन से खर्चे हैं सारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप ये रोज रोज नहीं करते हो। थर्ड कैटेगरी जो इसकी है दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड मींस फ्यूचर, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, which both things, combination of revenue expenditure as well as capital expenditure, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। रेवेन्यू और कैपिटल को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलता है। बिल्डिंग आप आज ले रहे हो लेकिन आपकी ब्रांच तो फ्यूचर के लिए बन गई, फर्नीचर आप एक बार ले रहे हो लेकिन स्टूडेंट्स तो हर साल बैठेंगे उस पे। तो आज अगर आप कोई खर्चा करते हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, उसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक कहीं नहीं गया, है ना। तुम लोगों को भी आज भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से याद होती है। MDH की एड आपको याद है ना, डिटर्जेंट पाउडर्स की एड आपको याद है, आप गाना भी गा सकते हो भी साथ साथ, आई नो। चलो एनीवेज, जब हम क्लास में मिलेंगे देन आई लेट यू सिंग द सॉन्ग। एनीहाउ, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक एक्सपेंडिचर, जिसमें 3 टर्म्स मिल गई मुझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कभी कभी करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम रोज करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते आ जाएं लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले सालों में हमें मिलता रहता है। आगे चलते हैं हम एक्सपेंस के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज एक्सपेंसेस, सेकेंड टर्म फॉर टुडे। तो आपको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर हमें कब यूज करना है और एक्सपेंस वर्ड हमें कब यूज करना है। तो जो एक्सपेंस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, कॉस्ट इंकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। वो सारा खर्चा जो आप करते हो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो एक्सपेंस होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे ही नहीं, उसके फिनिश गुड्स बनेंगे ही नहीं, तो मार्केट में बिकेंगे भी नहीं। तो हम रॉ मटेरियल क्यों खरीद रहे हैं? ताकि हम अपनी सेल को बढ़ा सकें, है ना। हम अपने एम्प्लॉइज को अगर वेजेस नहीं देंगे, सैलरीज नहीं देंगे अपने एम्प्लॉइज को, जिनसे हमने लोन लिया, अगर उस पे इंटरेस्ट और उनको इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। काम रुका तो मतलब सेल्स नहीं हो रही। तो जो भी खर्चा आप कर रहे हो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, वो आपका एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस जो है ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस भी कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं एक्सपेंसेस, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। What are prepaid expenses? Expenses paid in advance. जैसे कि मान लो नवदिशा ने मुझे फीस पहले दे दी +2 की भी, तो उसके लिए क्या एक्सपेंस बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस बन गया। उसने तो फीस पे कर दी, लेकिन मुझे उसको अभी पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब मुझे अभी सर्विस डिलीवर करनी है उस चीज की।
तो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस जो है, मेरे लिए अगर मैंने किसी को पहले से पे कर दिया, जैसे मान लो मैंने पहले ही रेंट पे कर दिया अपने ओनर को, तो मुझे अगले महीने रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मुझे बेनिफिट मिल गया फ्यूचर के लिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या बन गई, एसेट। जैसे नवदिशा ने मुझे फीस दे दी, तो नवदिशा के लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बन गई, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा अभी मेरे से, और उसको भी पैसे देने की जरूरत अगले साल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका खर्चा कर चुकी है। प्रीपेड फोन लेते हो आप लोग, मोबाइल में जब सिम कार्ड डालते हो, प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले पैसे दे दिए, अब आप उसका बेनिफिट उठाओ, आप जिसको मर्जी कॉल करो जब तक उसमें वो बैलेंस है। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी आपने पे करने हैं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नवदिशा +2 में हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी फीस मुझे मिलनी बाकी है, मतलब वो क्या है अभी, आउटस्टैंडिंग। तो अगर मैंने अपने शोरूम का रेंट अभी पे करना है किसी को, ओनर को ऑब्वियसली उसके, और अभी पे करना चाहिए था लेकिन किया नहीं है, तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंस बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी पे करना है। तो जो चीज पे करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, लायबिलिटी। तो प्रीपेड एक्सपेंस विल बिकम एसेट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बिकम लायबिलिटी। फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हो, जो खर्चा आप पहले ही कर चुके हो, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, वो आपकी एसेट बन गई। जो खर्चा आपने अभी पे करना था लेकिन आपने नहीं किया, पे तो करना ही है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। तो दो तरह की चीजें पढ़ी हमने एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एक्सपेंडिचर की 3 तरह की कैटेगरीज पढ़ी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली टर्म पे, जिसका नाम है स्टॉक या इन्वेंट्रीज। स्टॉक या इन्वेंट्रीज, थर्ड टर्म आज की। अब इन्वेंट्रीज और स्टॉक ऑफ गुड्स इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स, सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड, फिनिश्ड गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल, जिसको आपने यूज करके फिनिश गुड्स बनाना है। जैसे आप मान लो आपकी जो फैक्ट्री है वो बनाती है मार्कर्स, तो जब मार्कर के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसमें आप प्लास्टिक खरीदोगे, आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, आपको इंक खरीदनी पड़ेगी, आपको उसमें रिफिल करने के लिए एक अंदर कुछ डालना पड़ेगा, होल्डर टाइप्स। तो ये सारा कुछ रॉ मटेरियल हो गया। जब आप मार्कर को इतना तैयार कर चुके हो, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस बन गया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो सामान आधा तैयार हो चुका है। इस पे क्या मिसिंग लग रहा है आपको, कैप इज मिसिंग, तो हाफ वर्क इज डन इज वर्क इन प्रोग्रेस। और जब ये मार्कर कंप्लीटली तैयार हो जाएगा विद प्रिंटिंग, देन इट विल बिकम अ फिनिश्ड गुड। तो दिस इज स्टॉक। स्टॉक मींस जो सामान आपके पास गोडाउन में पड़ा है अनसोल्ड। ठीक है, अब अनसोल्ड सामान आपका ही सामान है जो अगले साल आप बेचोगे। आपने फ्रिज में रात को 10 चॉकलेट्स रख दी, वो आपका अनसोल्ड चॉकलेट्स पड़ी हैं या अनकंज्यूम्ड पड़ी हैं। सुबह तुम उठते हो उसमें 8 रहती हैं, रात को तुम्हारे ब्रदर ने 2 चॉकलेट्स खा ली थी। तो स्टॉक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो जो गोडाउन में 31 दिसंबर को पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और जो गोडाउन में 1 जनवरी को मिलेगा
वो ओपनिंग स्टॉक होगा। इट कुड बी सेम ऑल्सो, अगर ब्रदर ने वो 10 चॉकलेट्स नहीं खाई तो पूरा का पूरा सेम होगा, जो क्लोजिंग वही ओपनिंग। अगर उसने खा ली, थोड़ी बहुत कम हो गई, तो वो ओपनिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। ऐसी फैक्ट्रीज में सामान जो गोडाउन में पड़ा होता है, जब हमारी बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर या 31 मार्च को, तो जब इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्यों क्लोज होती हैं इस डेट से। तो जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं हम 1 साल के बाद, तो जो स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब जब नया साल चढ़ेगा, जब हम गोडाउन खोलेंगे, तो उसमें अगर तो वही का वही स्टॉक पड़ा है तो नो प्रॉब्लम ना, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेम हो गया। लेकिन अगर वो स्टॉक बीच में एक ही दिन के गैप में चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, डिफरेंट भी हो सकता है उसका अमाउंट, तो वो बन जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो जो साल के एंड में स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग बोलते हैं, और जो साल की स्टार्टिंग में स्टॉक होता है उसको ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो आप कर चुके हो। अगली जो टर्म मैं कराने जा रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि आज हमने एक्चुअली 9 टर्म्स पढ़ ली हैं। 9 टर्म्स कैसे पढ़ी हैं वो आप ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर की 3 टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, फिर हमने एक्सपेंसेस की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, और उसके बाद स्टॉक की 3 टाइप्स, और उसके 2 तरह के और स्टॉक्स पढ़ लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ लास्ट टर्मिनोलॉजीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल।